इस साल आर्थिक हालात में सुधार की उम्मीद कम। इकोनॉमिक सर्वे में वित्तीय घाटे और महंगाई बनी सबसे बड़ी चुनौती। ग्रोथ में 5.4% के करीब ही रहने के आसार। कल बजट में सरकार को लेने होंगे ठोस फैसले। वित्तीय घाटे को देखते हुए सब्सिडी घटाने पर हो सकते हैं बड़े ऐलान। बजट से एक दिन पहले बाजार में दिखा तेज उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी 0.5% गिरकर बंद। ऑटो और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। जॉनसन ज्वेलरी, एसईजेड और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए बजट में होंगे बड़े तोहफे। गोल्ड पर 4% घट सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। एसईजेड के लिए टैक्स में भारी कमी भी संभव। बजट में आईटी कंपनियों को मिल सकती है राहत। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पर सर्विस टैक्स में छूट संभव, लेकिन ऑटो सेक्टर को झटका लगने के आसार। वित्त मंत्री डीजल एसयूवी पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी में। मंदी की मार झेल रही ऑटो बिक्री ने पकड़ी रफ्तार। जून में घरेलू बाजार में कारों की बिक्री 15% बढ़ी। 20 महीने बाद 10% से ज्यादा की ग्रोथ। दिल्ली में मेरठ जाना होगा आसान। सीसीए ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे खर्च। नमस्कार, ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन ठाकुर। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी खबरें। अमित शाह बीजेपी के नए अध्यक्ष बने। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने लगाए अमित शाह के नाम पर मोहर। गोल्डन टोबैको के चेयरमैन संजय दालमिया गिरफ्तार। 540 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। देश छोड़ने की कोशिश करते वक्त हुई गिरफ्तारी। टाटा सिंगापुर एयरलाइंस भी टेक ऑफ को तैयार। डीजीसीए ने सभी आपत्तियों को किया खारिज। और शर्मा खार के साथ ब्राजील फुटबॉल वर्ल्ड कप से हुआ बाहर। सेमीफाइनल में जर्मनी ने 7-1 से रौंदा। आज दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना की भिड़ंत। इस साल भी देश के आर्थिक हालात में सुधार की कोई खास उम्मीद नहीं है। लोकसभा में पेश हुई इकोनॉमिक सर्वे में ये साफ हुआ है कि वित्तीय घाटा और महंगाई अब भी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने कहा इस साल भी ग्रोथ 5.4% के करीब ही रहने की उम्मीद है। इसके अलावा इस साल भी कर सस्ता होने की उम्मीद नहीं है। सर्वेक्षण में सरकार ने माना कि महंगाई के चलते रिजर्व बैंक के पास दरें घटाने की गुंजाइश बेहद कम है। साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारी भरकम वित्तीय घाटे से लड़ने के लिए सब्सिडी पर लगाम लगाने को अहम बताया है। Need to moderate inflation a lot more. Fiscal deficit for this year is projected at 4.5 and requires a downward movement over the next 2 years. तो आर्थिक सर्वेक्षण से कैसे संकेत मिल रहे हैं? मोदी कुछ कड़े फैसले लेंगे या संतुलन बनाने की कोशिश होगी? जानकारों की क्या राय है, जानने के लिए देखिए मार्केट, इकोनॉमी और इंडस्ट्री दिग्गजों के साथ सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुकलिया की खास चर्चा आज रात 9:30 बजे। इकोनॉमिक सर्वे के बाद बाजार की नजर अब कल आने वाले बजट पर है। सीएनबीसी सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में नौकरी पेशा लोगों को बड़ी छूट मिलने की उम्मीद कम ही है। हालांकि होम लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ सकती है। साथ ही इंफ्रा बॉन्ड्स को फिर से लाने का ऐलान किया जा सकता है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों के मुताबिक खस्ता वित्तीय हालत को देखते हुए टैक्स में ज्यादा रियायत नहीं दी जाएगी। तो कल बजट में नौकरी पेशा लोगों और इंडस्ट्री के लिए अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें होंगी। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बजट में मौजूदा 2 लाख रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए की आमदनी टैक्स फ्री हो सकती है। इंडस्ट्री में जॉनसन ज्वेलरी, एसईजेड, रिन्यूएबल एनर्जी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बड़ी राहत भी मिल सकती है, लेकिन ऑटो सेक्टर की मुश्किलें बजट में बढ़ सकती हैं। इस पूरे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय, हमारी सहयोगी प्रियंका संभव और संवाददाता अतुल मिश्रा और अंजुल तोमर। सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आएंगे। एक टैक्स पेयर को मोदी के बजट से क्या मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है और क्या कोई निराशा भी हो सकती है? कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स के दिल में ये बात जरूर है कि शायद ये बजट उनके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत कर सकता है। और अच्छे दिन की शुरुआत टैक्स पेयर्स के लिए तभी होगी जब हम देखेंगे कि उनकी टैक्स की देनदारी में कुछ
ऐसे बदलाव आए जिनका बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा है और जिसमें सबसे नंबर 1 पोजीशन पर यही है कि टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को 2 लाख से 2.5 लाख तक किया जा सकता है इस बजट में। और ये शायद खुशी की खबर होगी सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए अगर इस एग्जेम्पशन लिमिट में बदलाव लाया जाता है। साथ ही में बढ़ती हुई महंगाई दर को देखते हुए महंगाई को टैक्स एग्जेम्पशन से भी जोड़ने पर विचार जरूर चल रहा है। तो टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर जिस तरह से खबरें बन रही हैं, लग रहा है इसमें कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। एटीसी का दायरा जो अभी फिलहाल है कि 1 लाख तक की बचत करके आप उस पर टैक्स छूट पा सकते हैं, उसे भी बढ़ाने की बात चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम बहुत देखेंगे कि 1 लाख को सडनली 2 लाख या 3 लाख कर दिया है, क्योंकि इसमें सरकार का एक रेवेन्यू फॉरगो भी बहुत अच्छा खासा होता है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 12-13 में 30,000 रेवेन्यू फॉरगो सरकार का हुआ था 1 लाख की इस एटीसी के एग्जेम्पशन की वजह से। इसलिए इसको डायनामिकली बदलते हुए हम नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो एक बार पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं उसको जरूर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी 1,30,000 की छूट आपको निवेश पर मिल सकती है। एक और बात जिस पर नजर रहने वाली है वो है होम लोन के ब्याज पर जो अभी तक 1.5 लाख की छूट मिल रही थी, इसे बढ़ाकर 2.5 लाख तक ले जाने की बात हो रही है। और वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस होम लोन के ब्याज पर अगर छूट को बढ़ाया जाता है तो सरकारी खजाने पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है, ना सरकार की रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ता है, बल्कि रियल एस्टेट में एक बूस्ट की जो बात की जा रही है उसको सहारा मिल सकता है। इसलिए होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किए जाने की उम्मीद की जा रही है। तो ये कुछ उम्मीदें हैं टैक्स पेयर्स की बजट 2014 से। और उम्मीदें इंडस्ट्री की भी काफी है। लक्ष्मण बताइए कि जेम्स एंड ज्वेलरी, SEZ, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स को क्या तोहफा मिल सकता है? देखिए, अब तक जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें 3 सेक्टर को जो राहत मिलने वाली है उसमें सबसे ज्यादा संभावनाएं जहां प्रबल दिख रही है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग कुछ हद तक पूरी हो सकती है और संभावना यह है कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी जो अभी 10% है सरकार उसमें कटौती कर दे और ये कटौती 10% से घटा करके 6% तक हो सकती है, यानी 4% की कटौती होने की संभावना दिख रही है इस बजट में। दूसरा सेक्टर वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक बार फिर से नई जान डालने के लिए सरकार उस पर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यानी मैट घटाने पर विचार कर सकते हैं और इसका ऐलान बजट में हो सकता है। फिलहाल जो 18.5% का मैट लगता है उसे सरकार घटा करके करीब 12% तक ला सकती है। इसी तरह डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी DDT में भी कटौती की संभावना दिख रही है। तीसरा सेक्टर है वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, यहाँ पर विंड एनर्जी और सोलर पावर को लेकर सरकार कुछ टैक्स रियायतों का ऐलान कर सकती है। इन दोनों सेक्टर के लिए जो बुनियादी ढांचे तैयार किए जाते हैं उस पर जो खर्च होता है उस पर भी सरकार टैक्स छूट का ऐलान कर सकती है। इस सेक्टर को बढ़ावा मिलने की काफी संभावना है। और चौथी चीज जो है वो खासतौर से ये है जिसपे काफी हद तक विचार विमर्श हुआ था और हो सकता है कि इस पर हरी झंडी मिल जाए बजट से पहले, वो ये है कि जो तमाम टैक्स विवाद है उनमें से करीब 2.5 लाख टैक्स विवाद जो हैं उनको सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ला सकती है और अगर ऐसा किया जाता है तो करीब यहाँ पे 4.36 लाख करोड़ रुपए के टैक्स विवाद हैं जिसको सुलझाया जा सकता है। तो ये कुछ ऐलान है जो बजट में हम देखने को मिल सकता है। जी अंजुल, आप बताइए कि बजट में IT सेक्टर को किस तरह की राहत मिल सकती है? आज या कल बजट में IT सेक्टर के लिए राहत की उम्मीद की जा रही है। कल पेश होने वाले बजट में IT कंपनीज को टैक्स फ्रंट पर छूट मिल सकती है। IT सेक्टर में जो कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको सर्विस टैक्स से राहत मिल सकती है। अभी इन कंपनियों को गुड्स और सर्विस दोनों के दायरे में रखा जाता है जिस कारण उनको डबल टैक्स देना होता है, लेकिन कंपनियों का कहना है कि वो सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ऑल्दो सॉफ्टवेयर गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं तो उनको इसी तरीके से यानी गुड्स की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो कंपनियों को जो ओवर 12% सर्विस टैक्स जो देना होता है वो नहीं देना होगा। इससे कंपनियों को बहुत फ़ायदा होगा। ओवर 4,000 कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बना रही हैं। देश में इससे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं और इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, एसिल जैसी कंपनियां भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको भी इससे फ़ायदा होगा अगर बजट में ये सामने आता है तो। और अतुल, सारी खबरें अच्छी नहीं हैं सब सेक्टर्स के लिए। ऑटो सेक्टर को लेकर क्या ऐलान हो सकते हैं बजट में? सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट में ऑटो इंडस्ट्री को झटका लग सकता है। अपने वित्तीय घाटे को काबू में रखने के लिए सरकार डीजल SUV पर सेस लगा सकती है और ये सेस जो है वन टाइम टैक्स के तौर पर डीजल SUVs पर लगाया जा सकता है, करीब 10% तक हो सकता है।
जाहिर सी बात है कि सरकार के इस फैसले से जो है ऑटो इंडस्ट्री के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी में रिलैक्सेशन दिया गया था उसे अंतरिम बजट में उसे बढ़ाकर दिसंबर तक कर दिया गया है। इसके मुताबिक टू व्हीलर और छोटी कारों की जो एक्साइज ड्यूटी है वो 12% से घटाकर 8% कर दी गई थी, जबकि एसयूवीज की जो एक्साइज ड्यूटी है वो 30% से घटाकर 24% कर दी गई थी, यानी 6% का एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन मिला है ऑटो इंडस्ट्री को। इसका असर भी दिखने लगा है। पहली बार जून के जो साम के आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक डबल डिजिट में कारों की बिक्री बढ़ी है, लेकिन अगर ये सेस लगता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो करीब 15% डीजल की जो कुल खपत है वो प्राइवेट कार और एसयूवीज में होती है, और करीब 90% एसयूवीज जो है वो डीजल पर चलती हैं, और कुल जो कारों की बिक्री होती है उसका 40% हिस्सा जो है डीजल कारों का है। तो अगर डीजल सेस लगाया जाता है एसयूवीज पर तो जाहिर सी बात है कि एसयूवी की बिक्री पर असर पड़ सकता है। चलिए, आप चारों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और बजट से एक दिन पहले बाजार में दिखा तेज उतार चढ़ाव, कहां हुई सबसे ज्यादा बिकवाली, ये देखेंगे आगे। और अमित शाह ने संभाली बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान, उनकी नियुक्ति क्या संकेत दे रहे हैं, करेंगे विश्लेषण ब्रेक के बाद। टेलीविजन दुनिया की जानी मानी हस्ती आशिका के साथ जानिए बजट की वो सारी बातें जिनका सीधा असर पड़ेगा आपके बजट पर। बजट कैफे और बजट लाउंज आशिका के साथ। बजट से एक दिन पहले बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इस बड़े इवेंट से पहले निवेशक भी सतर्क नजर आए। मुनाफा वसूली की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी आधे % से ज्यादा टूटे। निफ्टी 7600 के नीचे बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर बिकवाली की सबसे ज्यादा मार रही। आज ऑटो सेक्टर की कमजोर रफ्तार ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। फॉर मारुति, M&M, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटो और अशोक लीलैंड में सबसे ज्यादा गिरावट रही। वहीं पावर शेयर में भी आज कमजोरी रही और इस कमजोरी को लीड किया टाटा पावर, NTPC, पावर ग्रिड और रिलायंस पावर ने। इसके अलावा फार्मा शेयरों की सेहत भी खराब रही। ल्यूपिन, सिप्ला और बिंदु जैसे मिड कैप शेयर सबसे ज्यादा फिसले और रेल बजट की निराशा रेल शेयरों में लगातार दूसरे दिन हावी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी दफ्तर में हुई पार्टी की संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से अमित शाह के नाम पर मोहर लगा दी गई। इस मौके पर लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता मंच पर आए और अभी तक बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे राजनाथ सिंह ने अमित शाह को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया। श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। अमित शाह का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि काल्पनिक क्षमता के धनी हैं अमित शाह जी, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कुशलता जो चाहिए संगठन को चलाने की, वह भी उनके अंदर है। और साथ ही साथ प्रबंधन के मामले में यानी मैनेजमेंट स्किल भी जो हम कहते हैं, कभी कभी किसी कामयाबी को हासिल करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, वह मैनेजमेंट स्किल भी उनके अंदर है। CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया समझा रहे हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह की नियुक्ति क्या संकेत दे रही है। एक जनरेशनल चेंज आ गया है बीजेपी में अब पूरी तरह से। 49 ईयर्स, 49 साल के हैं अमित शाह, और यूपी में जो सफलता मिली या पूरे देश में जो सफलता मिली लोकसभा चुनाव में, उसके बाद ये करीब करीब तय माना जा रहा था कि अमित शाह को एक बड़ी भूमिका मिलेगी। तो इतने युवा नेता को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का मतलब है कि पुरानी पीढ़ी का युग एक समाप्त हो गया है। एक बहुत ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स अब आप होते हुए देखेंगे। आने वाले जो असेंबली चुनाव है, चाहे महाराष्ट्र हो या उसके बाद बिहार या यूपी, और उसके बाद इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव तक की स्ट्रेटजी बनाने के काम पर अमित शाह अभी से लग जाएंगे। इसी चीज के लिए वो जाने जाते हैं। एक तरफ उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की चर्चा होती है, उसका प्रदर्शन उन्होंने किया है। इसके अलावा बहुत ही कोल्ड ढंग से, तार्किक ढंग से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर सकते हैं। बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीके अपनाते हैं कैडर बनाने के लिए और चुनावी रणनीति बनाने के लिए। ये उनकी खासियत है। नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय
एक सहयोगी तो वो है ही। तो आप कह सकते हैं कि ये मोदी शाह युग आ गया है या मोदी शाही का युग आ गया है। एक बात और है, वो बड़ी दिलचस्प है, वो ये है कि इनके पिता एक बड़े निवेशक थे। तो युवावस्था में जब इन्होंने कॉलेज वगैरह की पढ़ाई के बाद अपना काम शुरू किया, करियर शुरू किया, तो वो इन्होंने भी शेयर बाजार से किया था। और पॉलिटिकल करियर में जो एक बड़ा पद इनको शुरुआत में मिला था वो था GSFC के, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन का। तो इनको बिजनेस की, इकोनॉमी की, शेयर मार्केट की, पॉलिटिक्स की, ग्रास रूट की बड़ी भारी समझ है। और बीजेपी के लिए एक प्रकार से एक नई शुरुआत होगी अमित शाह की अध्यक्षता में। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जून में ऑटो सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार, कितनी बड़ी बिक्री बताएंगे थोड़ी ही देर। दूसरे सेमीफाइनल में आज नीदरलैंड से अर्जेंटीना की होगी भिड़ंत, कैसी होगी ये टक्कर, ये भी देखेंगे आगे। कारों की बिक्री पटरी पर वापस लौट आई है। सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के मुताबिक जून में कारों की बिक्री में इंडस्ट्री ने डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की है। जून में घरेलू बाजार में कारों की बिक्री 15.5% बढ़ी है। 20 महीने के बाद कार बिक्री में 10% से ज्यादा की ग्रोथ दिखी है। वहीं जून में मोटरसाइकिल्स की बिक्री भी 9.5% से ज्यादा बढ़ी है। हालांकि कमर्शियल वाहनों की बिक्री में गिरावट जारी है, जहां चिंताएं बनी हुई हैं। जून में इनकी बिक्री 9% गिरी। ओवरऑल देखें तो कुल वाहनों की बिक्री जून में 12% से ज्यादा बढ़ी है। दरअसल बिक्री में ये उछाल एक्साइज ड्यूटी में कटौती के चलते है और खराब मानसून के चलते इंडस्ट्री की चिंता अब भी बनी हुई है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को एक और झटका लगा है। सैट यानी सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल ने सेबी के ऑर्डर को बरकरार रखते हुए एफटीआईएल की याचिका को खारिज कर दिया है। सैट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि एफटीआईएल को 4 हफ्ते में एमसीएक्स एसएक्स में अपनी हिस्सेदारी खत्म करनी होगी। इस ऑर्डर के तहत एफटीआईएल को एमसीएक्स एसएक्स और एमसीएक्स एसएक्स के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में अपना हिस्सा बेचना होगा। साथ ही एफटीआईएल की ही वडोदरा कॉर्पोरेशन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में भी हिस्सा खत्म करना होगा। सेबी ने एफटीआईएल को स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होल्डिंग के लिए फिट एंड प्रॉपर नहीं मानने का आदेश दिया था। एफटीआईएल ने इस ऑर्डर को सैट में चुनौती दी थी। गोल्डन टोबैको कंपनी के चेयरमैन संजय दालमिया को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें गिरफ्तार किया है। दालमिया को कल कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया जब वो देश से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई के मिठीबाई कॉलेज के पास 14 एकड़ की जमीन लेन देन के मामले में दालमिया के खिलाफ 540 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। आज गिरफ्तारी के बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद उन्हें 14 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इंडिया बुल्स ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के कारोबार और प्रमोटरों में बड़ा बदलाव हुआ है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। वरुण, इंडिया बुल्स ग्रुप बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, क्या डिटेल्स है? देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया बुल्स ग्रुप काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स में कारोबार करता है और अब ये ग्रुप दरअसल इन सेगमेंट्स में एक रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रहा है। सिर्फ इन सेगमेंट्स में ही नहीं, बल्कि ये अपने जो प्रोमोटर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी कुछ चेंजेस लाने जा रहा है। और ये जो पूरे चेंजेस है वो दरअसल 9 तारीख यानी आज से ही लागू होंगे। सबसे पहले मैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात करूँ तो राजीव रतन, जो कि इस कंपनी के VP और डायरेक्टर थे, उन्होंने इस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है। साथ ही सौरभ मित्तल, जो कि इस कंपनी के डायरेक्टर थे, उन्होंने भी इस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है। और अब इन दोनों ही का इस कंपनी में कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। और दरअसल अब ये जो पूरा कंट्रोल है, मैनेजमेंट का जो पूरा पावर है, वो दरअसल समीर गहलोत के हाथ में आते हुए दिखाई देगा। सिर्फ रियल एस्टेट का कारोबार ही नहीं, बल्कि हाउसिंग फाइनेंस, सिक्योरिटीज़ और होलसेल ट्रेडिंग का जो कारोबार है वो दरअसल अब समीर गहलोत ही संभालेंगे। और दरअसल अब तक इंडिया बुल्स पावर और इंडिया बुल्स इंफ्रास्ट्रक्चर पावर लिमिटेड, ये दो कंपनीज़ का कारोबार समीर गहलोत संभालते थे और वो इन कंपनीज़ का चेयरमैन और डायरेक्टर थे। और उन्होंने अब इन अपनी जो डायरेक्टरशिप और चेयरमैनशिप है उसे रिज़ाइन कर दिया है। और दरअसल अब ये जो दोनों कंपनीज़ है उसे राजीव रतन और सौरभ मित्तल संभालेंगे। तो इस तरह से इन सब कंपनीज में जो प्रमोटर एंटिटीज़ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में यहाँ बदलाव लाए गए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इंडिया बुल्स पावर लिमिटेड और इंडिया बुल्स इंफ्रास्ट्रक्चर पावर लिमिटेड, ये जो दोनों कंपनीज हैं, इन्हें 31 दिसंबर 2014 तक अपने नाम में बदलाव लाना पड़ेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन दोनों ही कंपनीज को इंडिया बुल्स, जो कि एक ब्रांड नेम है, वो यहाँ यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। तो इससे एक बात साफ हो जाएगी कि इंडिया बुल्स पावर और इंडिया बुल्स इंफ्रास्ट्रक्चर पावर लिमिटेड, ये दोनों ही कंपनीज को दरअसल
इंडियाबुल्स ग्रुप से अलग कर दिया गया है और इस तरह से ये पूरी रिस्ट्रक्चरिंग की गई है, जहां सिर्फ सेगमेंट्स को नहीं बदला गया है बल्कि जो प्रमोटर एंटिटीज़ है उनमें भी एक विभाजन यहाँ साफ देखने मिल रहा है। शुक्रिया वरुण। और बात फुटबॉल वर्ल्ड कप की। जर्मनी कल रात सेमीफाइनल में ब्राजील को 7-1 से रौंद कर फाइनल में जगह पक्की की। 5 बार की चैंपियन ब्राजील ऐसी शर्मनाक हार के साथ वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, ये किसी ने नहीं सोचा था। जर्मनी के खिलाड़ियों ने अपने तेज तर्रार खेल और बेहतरीन तालमेल से ब्राजील के डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी। जर्मनी की ओर से पहला गोल 11वें मिनट में मुलर ने किया, उसके बाद तो गोलों की झड़ी लग गई। जर्मन टीम इस कदर हावी थी कि हाफ टाइम तक बढ़त 5-0 हो चुकी थी। ब्राजील के लिए इकलौता गोल ऑस्कर ने आखिरी मिनटों में किया। नेमार की गैर मौजूदगी में ब्राजील का अटैक बिल्कुल बेजान दिखा। अपनी टीम की ऐसी बुरी हालत से ब्राजील के समर्थक सदमे में थे, कई फैंस तो रोते हुए भी दिखाई दिए। और इधर आज रात 1:30 बजे से होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स के सामने होगी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना 24 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंची और मेसी के जबरदस्त फॉर्म में होने से खिताब की प्रबल दावेदार भी है। हालांकि एंजेल डी मारिया के चोटिल होने से झटका भी लगा है टीम को। दूसरी ओर नीदरलैंड इस वर्ल्ड कप में ड्रीम रन जारी है। वॉन पर्सी, अर्जन रॉबिन, वेन श्नाइडर जैसे जबरदस्त खिलाड़ी यहां पर शानदार खेल दिखा रहे हैं। नीदरलैंड पिछले वर्ल्ड कप में रनर अप रही थी, इसलिए इस वर्ल्ड कप में टीम की पूरी कोशिश खिताब पर कब्जा जमाने की होगी। यही नहीं, अर्जेंटीना के खिलाफ टीम नीदरलैंड्स का रिकॉर्ड बेहतर है। 8 मैचों में से 4 नीदरलैंड्स ने जीते हैं, जबकि सिर्फ 1 अर्जेंटीना ने, वहीं 3 मैच ड्रॉ हुए हैं। और आज रात बहुत देर तक मत देखिए फुटबॉल का सेमीफाइनल, क्योंकि कल सुबह से शुरू होगी CNBC आवाज पर खास बजट कवरेज, जहां पर दिन भर आपको सुनने को और देखने को मिलेंगे। देश के तमाम दिग्गज बजट समझाएंगे आपको, साथ में बोनांजा कॉन्टेस्ट भी, जिसमें आप काफी सारे इनाम जीत पाएंगे। और ठीक इसके बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम कि क्या हो सकता है कल बजट में। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बजट के दिन रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि यही मिलेगा बजट भाषण हिंदी में, साथ ट्रेडर्स के लिए सटीक सलाह, इन्वेस्टर्स को मिलेगी बजट के बाद की स्ट्रैटेजी और कंज्यूमर्स को पता चलेगी जेब, टैक्स और उनके फायदे से जुड़ी हर बात। द मोदी बजट 10 जुलाई दिन भर सिर्फ CNBC आवाज पर। टेलीविजन दुनिया की जानी मानी हस्ती आशिका के साथ जानिए बजट की वो सारी बातें जिनका सीधा असर पड़ेगा आपके बजट पर। बजट कैफे और बजट लाउंज आशिका के साथ।